बारिश में छोटा ससुराल बड़ी रसोई, जहाँ महल में शाही मेज पर बैठी शारदा देवी खड़ी बोली से आवाज देती हैं। मनोरमा बहू, अरे ओ मनोरमा बहू, अरे आज तुम दोनों सास बहू सारा समय बावर्ची खाने में ही खपा दोगी। खाना बन गया हो तो लगा दो। तभी मारवाड़ी पहनावा पहने मुंह चढ़कर मिट्टी की रसोई में खाना बनाते हुए कुमकुम। जी दादी जी, 10 मिनट दीजिए, सब बनने वाला है। एक तो मिट्टी की रसोई, ऊपर से 36 तरह के पुश्तैनी पकवान बनाना है। अरे खिलवाड़ थोड़ी है, ऊपर से आधा टाइम तो ये मिट्टी का चूल्हा फूकने में खराब हो जाता है। पकवान क्या खाक बनाऊंगी? कुमकुम गुस्से में लाल पीली होकर चूल्हे पर चढ़ी। बड़ी सी हांडी में गट्टे की सब्जी बड़ी कलछी से चला रही थी। भरी गर्मी और भारी पुश्तैनी पहनावे के साथ बेचारी पसीने में बिल्कुल भीग कर लथपथ हो चुकी थी। कुछ ही देर में सब कुछ मेज पर लगाती है। क्या बात है, पकवानों की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या क्या बनाया है कुमकुम बहू? जी, आज मैंने गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा और कांदा कचौरी बनाई है। अति उत्तम कुमकुम बहू, आज तो खाने का मजा आ जाएगा। चलो खाओ। तब बहू मेज के बगल में खड़ी होकर सभी को खाना खिलाती है। दरअसल शारदा देवी ने अपने परिवार में आज भी पुराने जमाने का रहन सहन कायम कर रखा था। क्योंकि कुमकुम संस्कारी आचरण की थी, इसीलिए उसने भी इन नियमों को निभाया था। अब मनोरमा बाकी के दोनों छोटे बेटे माहिर नितिन के लिए लड़की तलाश कर रही थी। इसी विषय के लिए आज पंडित जी पधारे होते हैं। नमस्कार मनोरमा जी। जी जी प्रणाम पंडित जी, आइए बैठिए। माँ जी, पंडित जी आ गए। सभी चीज मैं ही करूंगी तो तू क्या चार डालने के लिए है मनोरमा बहू? तुझे नहीं पता किस विषय पर बात करनी है? जी माँ जी। पंडित जी, मेरे दोनों छोटे लड़कों के लिए संस्कारी गुणवान कामकाजी लड़कियां दिखाइए, जो इस घर परिवार को संभाल सके और साथ लेकर चले। जी हाँ, मुझे अंदाजा था कि जरूर शादी के विषय के लिए ही मुझे बुलाया होगा, इसलिए मैं कुछ लड़कियों की तस्वीर साथ लेकर आया हूँ। पारिवारिक, सुंदर और सुशील है। बाकी आप तस्वीर देखकर खुद चुन लीजिए। पंडित जी शारदा और मनोरमा को कुछ लड़कियों की तस्वीर दिखाते हैं। दोनों एक एक करके फोटो देखकर छांट देती हैं। राम राम पंडित जी, इन लड़कियों का तो पहनावा कितना ज्यादा खराब है। मुझे मेरे दोनों पोते के लिए संस्कारी कामकाजी बहू चाहिए, जिन्हें हर तरह का पकवान बनाना आता हो, ओढ़नी पहनने की तमीज हो, जो मेरे मारवाड़ी खानदान से मेल खाए। ये शारदा माँ जी की बातों की बखान में तो ऐसा समझ में आ रहा है जैसे बहू नहीं बल्कि रसोई में लगाने के लिए हलवाई चाहिए। शारदा माँ जी, आज का जमाना बड़ा मॉडर्न हो गया है। ऐसे जमाने में इतनी गुणवान बहू चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। 19-20 का फर्क तो मिलेगा ही। पंडित जी, यदि 19-20 का फर्क हो तो चलेगा, लेकिन बहू हमें संस्कारी ही चाहिए, जो हमारे कुल खानदान पहनावे को और पकवानों का मान रखे और रसोई संभाल ले। मैंने आपको जितनी तस्वीर दिखाई आपने सारी छांट दी। 2 लड़कियों की तस्वीर और देख लीजिए। आखिर में पंडित जी मनोरमा को रेशा शिप्रा की फोटो दिखाते हैं। पूरे पहनावे में देखकर दोनों ही मनोरमा को पसंद पड़ जाती हैं। माँ जी, इनके तो पहनावे से ही झलक रहा है कि लड़कियां कितनी पारिवारिक और ससुराल सहेजने वाली हैं। पंडित जी, आप इन्हीं दोनों से बात आगे बढ़ाइए। अपने दोनों देवर का रिश्ता पक्का होता देखकर कुमकुम के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। मेरे मन में तो मोतीचूर के बड़े बड़े लड्डू फूट रहे हैं। आखिरकार एक साथ 2 देवरानी आ रही हैं। रसोई की जिम्मेदारी वही संभालेंगी। बस बरसातें लगने से पहले शादी की डेट फिक्स हो जाए। दोनों पक्ष लड़के लड़की के देखा देखी करते हैं और पंडित जी मॉनसून के महीने में शादी का मुहूर्त निकालते हैं, जहां हल्की हल्की बूंदाबांदी में रेशा शिप्रा बहू बनकर ससुराल आती है। डैम इट, इस बारिश ने हमारी अच्छी खासी शादी को खराब कर दिया। मैंने कितना एक्सपेंसिव ब्राइडल मेकअप करवाया था। फोटो खिंचवाने से पहले सारा मेकअप मेल्ट हो गया। सच में इस बारिश ने पूरा मूड स्पॉइल कर दिया है। ऊपर से इस 10 किलो के दुपट्टे में मेरा दम निकल रहा है। कुड़कुड़ाते हुए रेशा अपना घूंघट खोल देती है, जिसे देखकर पड़ोसन आपस में खिचड़ी पकाने लगती हैं। तौबा तौबा, जरा इन नई नवेली बहू के तेवर तो देखो।
जिसे एक सर का पल्लू नहीं संभल रहा वह रसोई के खाक संभालेगी। 100% सही बात कही तुमने विद्यावती बहन। शान तो अलग ही थे। शारदा देवी ने सोचा नहीं था महल में ऐसी बहुएं आएंगी। पड़ोसन को इस तरह मिर्च मसाला लगाकर बातें करते देख शारदा चौखट पर खड़ी दोनों बहू पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। अरे बहू, ये क्या तमीज है? अभी तुम दोनों की मुंह दिखाई भी नहीं हुई और तुमने अपना घूंघट हटा दिया। जल्दी से अपना ये मेकअप में चमकता हुआ चेहरा घूंघट से ढक लो। जी 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 दादी माँ। डर के मारे दोनों लंबा सा घूंघट डाल लेती हैं। तुम पड़ोसन मेरे पोते की शादी में शरीक हुई, अच्छा लगा। अब तुम अपने अपने घर जा सकती हो। शारदा के कड़वे लहजे से पड़ोसन को मिर्ची लग जाती है और सभी चली जाती हैं। कुमकुम बहू, अपने दोनों देवरानियों को इनका कमरा दिखा दो और हमारी पुश्तैनी घराने का रहन सहन भी बता देना। जी माँ जी। तब दोनों बहुएं लंबा सा पल्लू डालकर जेठानी के पीछे पीछे चल पड़ती हैं। क्या फालतू पना है इस 52 गज के दामन में, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे, लंबे घूंघट के चलते ठीक से दिखाई न देने पर रेशा लड़खड़ा जाती है। आउच, मेरा पैर। संभल कर देवरानी जी, ये तुम दोनों का कमरा। कल सुबह तुम दोनों की पहली रसोई है, तो टाइम से सुबह 5 बजे नहा धोकर तैयार हो जाना। 5 बजे? जेठानी जी, इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि ये ससुराल का रिवाज है। घर की बहू 5 बजे उठती है, वरना जरा सी भी देर होती है तो दादी जी माँ जी बाल की खाल निकाल देती हैं। कुमकुम की बात सुनकर दोनों सहम जाती हैं और कमरे में आने के साथ 5 बजे अलार्म लगाती हैं और अगली सुबह नहाकर तैयार होकर रसोई में आती हैं, जो कि काफी बड़ी थी। पर रसोई में मिट्टी का फर्श देखकर दोनों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। माँ जी, हमारा महल ससुराल तो देखने में कितना बड़ा और आलीशान है, फिर रसोई मिट्टी की क्यों है? क्योंकि बहू, मिट्टी की रसोई पूरी तरह शुद्ध होती है। मिट्टी की रसोई में पकाने वाले खान पान में देवता पितृ का वास होता है और ये मिट्टी की रसोई पीढ़ियों से बनी हुई है। पर माँ जी, अब तो इलेक्ट्रॉनिक रसोई का जमाना है, हम इस मिट्टी की रसोई को पक्की भी तो करवा सकते हैं। तभी बावर्ची खाने के बाहर दरवाजे से बदलाव की बात सुनकर शारदा भड़क जाती है। खबरदार, जो इस मिट्टी की रसोई को पक्का करवाने का ख्याली पुलाव दोबारा पकाया। ये मिट्टी की रसोई इस महल की आन बान शान है। पता नहीं ऐसा भी क्या खजाना छुपा है इस रसोई में। मैं तो खामखा खुश हो रही थी कि इतने बड़े ससुराल की बहू बन रही हूँ। खाना पकाने के लिए बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक गैस, चूल्हा, ओवन, एयर फ्रायर, माइक्रोवेव, फ्रिज, चिमनी सब कुछ लगा मिलेगा। मगर यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा और सिलबट्टा चलाना पड़ेगा। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। बहू, मैंने तुम दोनों के चूल्हे के पास पानी रखवा दिया है। सूजी, मैदा, मावा, बेसन, आटा, दाल, खरे मसाले ओखली में कूट लेना और वहाँ गागर में से मक्खन निकाल लेना। बाकी पहले जाकर ये साड़ी बदलो और पुश्तैनी जोड़ा पहनो। पर दादी माँ, इसमें क्या बुराई है? सिंपल सोबर साड़ी है। मैंने ये नहीं पूछा सोबर साड़ी है या गोबर साड़ी है। मेरी रसोई में मेरा कायदा चलेगा। पहले पुश्तैनी पहनावा पहनो, पकवान तभी बनेगा। तब कुमकुम दोनों को भारी सा लहंगा, चोली, दुपट्टा और हाथ पैरों में मोटे मोटे कड़े पहनाती है। इसके अलावा उन्हें बाजू तक सफेद चूड़ा पहनना पड़ता है। तब दोनों रसोई में आती हैं। बाप रे, ये पहनावा कितना भारी है, ऊपर से घूंघट। इसे पहनकर पकवान बनाने में कचुम्बर निकल जाएगा। चलो, पहले तुम दोनों मारवाड़ी मिठाई बनाना। चूल्हा पूज लो, मैदा और सूजी रखा है ना, इससे घेवर बना लो। शिप्रा मैदा सूजी को आंखें जमा कर देखने लगती है। जेठानी जी, मुझे तो बिल्कुल भी परख नहीं है इनमें से मैदा कौन सा है और सूजी कौन सा है। मैं क्या पकवान बनाऊंगी? तुम कढ़ाई चढ़ाकर घी डालो, मैं तुम्हें घेवर बनाना सिखाती हूँ। बाकी बारिश का मौसम है तो मजेदार आलू कचौड़ी भी बनेगा। कुमकुम दोनों के साथ रसोई में व्यंजन बनाती है। वहीं देखते देखते बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश में बदल जाती है, जिससे रसोई की मिट्टी की दीवार सीलन से भर जाती है और मिट्टी की जमीन गीली दलदली सी हो जाती है। जेठानी जी, देखना इस बावर्ची खाने में बिन बादल बरसात कहाँ से हो रही है। रेशा, इस रसोई की छत कच्ची मिट्टी की है ना, इसलिए बारिश का टपका झेलना पड़ता है। तभी रसोई में चारों तरफ पकवान देखकर रेशा,
हमने इतने सारे पकवान पका दिए हैं, रसोई बड़ी, ससुराल छोटा लग रहा है। घर में रिश्तेदार भी आते जाते रहते हैं, इसलिए रसोई बड़ी करवा रखी है। बारिश से रसोई की मिट्टी दलदली गीली होने के चलते बहुएं पैर दबाकर सारे पकवान में मेज पर सजाती हैं, जहां घेवर, दाल बाटी, चूरमा, मिर्च कचौड़ी, बेसन की बर्फी, कई तरह के मारवाड़ी व्यंजन सजे थे। क्या बात है, आज तो बारिश में मारवाड़ी पकवानों का रंग जम गया। चलिए मासा, खाना शुरू कीजिए। सब लोग खाना चालू कर देते हैं। तभी रेशा, जेठानी जी चलिए हम भी बैठकर खा लेते हैं, भूख लगी है। देवरानी जी, जब तक बाकी लोग खाना नहीं खा लेते, खाना नहीं खा सकते, यहाँ यहीं खड़े रहो। रसोई के साथ साथ खाने के लिए भी रिवाज है क्या? कहाँ फंस गई मैं तो। एक तो पकवान बनाकर कमर टेढ़ी हो गई है। खाना खाकर सास और दादी सास शगुन देती हैं। बहू, तुम दोनों ने खाना स्वादिष्ट बनाया था, बस जरा सा जायके की कमी थी। कल तुम्हारी बुआ सा फूफा सा आ रहे हैं, तो उनकी खातिर में बढ़िया कुछ बनाना। जी दादी जी। रेशा शिप्रा प्लेट लगाने लगती हैं, जिस पर मनोरमा टोकती है। बहू, अलग से थाली लगाने की क्या आवश्यकता है? अपने पति की छोड़ी थाली ही में ही खाना खाओ। छी, एक तो नितिन ने थाली का खाना इस तरह से छोड़ा है कि मन खराब हो रहा है। बेचारी दोनों बहू शक्ल बनाकर झूठी थाली में ही खाती हैं। अगले दिन चंद्रलेखा, भूपेंद्र खाने पर आ जाते हैं। प्रणाम बुआ जी, फूफा जी। खूब खुश हो बहू, अच्छा अच्छा पकवान बनाओ और हमको परोस कर खिलाओ। हे भगवान, इन भुक्कड़ को आशीर्वाद में भी खाने की पड़ी है। बहू, जो तुम्हारे बुआ फूफा जी खाएंगे उनके मनपसंद से खाना बनाना। जी माँ जी। बउआ, मुझको तो बारिश में मावा कचौड़ी, आलू के समोसे, ब्रेड बना कर खिला दो। नाश्ते पानी में इतने से काम चला लूंगा। इतनी वैरायटी सुनकर दोनों दंग हो जाती हैं। पहले ही इतना पेट निकला हुआ पड़ा है कि बांदा कप प्लेट रखकर चाय पी ली, ऊपर से मुंह फाड़कर नाश्ते में इतना कुछ बनवाने की फरमाइश दे दी। बाकी बहू, खाने में दाल पूरी और पकौड़े और मसाला कचौरी भी बना लेना, साथ में बढ़िया कड़क चाय बना लेना, बारिश है। फरमाइश लेकर दोनों रसोई में आती हैं। इन भुक्कड़ रिश्तेदारों का पेट ही इतना बड़ा है, इसीलिए तो ससुराल छोटा, रसोई बड़ी है। बाहर सुहानी बारिश हो रही थी और दोनों बहू बेचारी बावर्ची खाने में उलझी हुई थी। हे भगवान, इतनी बड़ी रसोई है लेकिन इसमें मिट्टी के चूल्हे पर धुआं झेलकर खाना बनाओ, ऐसी परंपरा का अचार डालना है। हवा के झोंके से चूल्हा सुलग नहीं पाता और पूरे रसोई में धुआं मच जाता है और आंच जलने में काफी टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे बाद। बुआ जी, फूफा जी, ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे, कचौड़ी, चाय। अरे बहू, तुम दोनों ने तो नाश्ता करवाने में बीरबल की खिचड़ी पकाने जितना टाइम ले लिया। पता चले तुम्हारे पकवान बनाने तक हम बगैर खाए अपने घर लौट जाएं। फूफा के आग में घी डालने पर मनोरमा बोलती है। बहू, जरा सा नाश्ता बनाने में इतना टाइम कहाँ खपा दिया। थोड़ी रसोई में हाथ जमाओ, कल को सारे रिश्तेदार एक साथ में आ गए तो कैसे करोगी आदर भाव। माँ जी, एक तो बारिश का मौसम है, रसोई भी इतनी कच्ची है, हम भी क्या करें। अरे तुम दोनों किस बात की गृहिणी हो जो तुमसे आज नहीं जल पाएगी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इतनी बड़ी रसोई है, 3-3 चूल्हे बना रखे हैं, एक नहीं जली तो दूसरे पर आंच जोड़कर बना लेती। शारदा के खरी खोटी सुनाने पर बेचारी दोनों चुप सी रह जाती हैं और रसोई में आकर शिप्रा हांडी पटक देती है। इस पुश्तैनी बड़ी रसोई में तो हम दोनों घुन की तरह पिस कर रह गई है। वही तो, अरे माना कि हमारा ससुराल समृद्ध है, इसका मतलब ये थोड़ी कि रोज रिश्तेदार मुफ्त में खाना खाने आ जाए। दोनों कुड़कुड़ाते हुए खाने की तैयारी करती हैं। तेल तो खत्म हो गया, सब्जी किसमें बनेगी। जेठानी जी से मांग लो, भंडार घर में होगा। रेशा तेल लेने के लिए भंडार घर में जाती है। देवरानी जी, भंडार घर में भी तेल नहीं है। कोई नहीं जेठानी जी, नौकर चाकर को भेजकर मंगवा दीजिए। रेशा, रसोई का रिवाज है कि कोई भी चीज खरीद के नौकर चाकर नहीं लाएंगे, अगर कुछ भी घटता है तो बहू ही मोल जाएंगी। मतलब कि इतनी बारिश में तेल लेने के लिए मैं जाऊं? अरे बावर्ची खाने का पूरा जिम्मे का ठेका क्या बहू ने ही ले रखा है। समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, जाकर ले आओ और घूंघट नीचे करके जाना।
बेचारी रेशा बारिश में भीगते हुए और ज्यादा लंबा घूंघट डाल कर जाती है और तेल लाती है। रेशा, तुमने तेल लाने में कितना टाइम लगा दिया? कढ़ाई बिल्कुल लाल हो गई है। जिठानी जी, मैं झक मारने नहीं गई थी, बारिश में भीग कर तेल लाई हूँ। ऊपर से घूंघट के चलते पैर में और लग गई। ये मेरे मती मारी गई थी कि जो मैंने इस छोटे ससुराल बड़ी रसोई वाले घर को चुन लिया। सोचा था खुश रहूंगी, कद तो सुख है, यहाँ जिंदगी झंड है एकदम। लगभग कुछ घंटे में खाना बनाकर दोनों घर आए मेहमानों को खिलाकर रसोई साफ करने में लग जाती हैं। ये बारिश वाली रसोई तो बखेड़ा बन गई है। जब देखो बारिश में ये कच्ची रसोई दलदली हो जाती है, बार बार लीपना पड़ता है। तब कच्ची मिट्टी की जमीन को मुंह चिढ़ाकर गोबर से लिपाई करती है और दूसरी बहू चूल्हा लीप कर सारे बर्तन समेत खुले आंगन में राख से साफ होने करती है। ये राख से बर्तन मांजकर मेरे तो हाथ बिल्कुल खुश्क हो गए हैं जिठानी जी। बर्तन धोने के लिए साबुन मंगवा दीजिए ना। देवरानी जी, रसोई के बर्तन साफ करने के लिए राख का इस्तेमाल होता है, इससे बर्तन चमक जाते हैं। ये बड़े भी बर्तन बगैर साबुन के मुझसे नहीं धुलेगा, पीलापन भी नहीं छूट रहा। गुस्से गुस्से में शिप्रा हल्के हाथों से जूना मल कर छोड़ देती है। अगले दिन मौसिया सास की दोनों शादीशुदा बेटियां बगैर बताए धमक जाती हैं। अरे तारा, चारू, इतने वक्त के बाद अपनी मासी के घर आई हो। नमस्ते मौसी जी, वो दरअसल हम अपनी एक सहेली की शादी में आए थे तो सोचा आपसे मिलती चले। बहुत ही अच्छा किया, अब आई हो तो खाना खाकर जाना। हाँ हाँ, हम तो फ्री की हलवाई लग रही हैं, जिसको मर्जी जब मन करे मुंह उठाकर आ जाओ और खाओ खाना। माँ जी को इन दोनों को भी खाने के लिए पूछने की क्या जरूरत थी, अभी अभी तो रसोई का काम निपटाया है। भाभी, मैंने सुना है कि आप दोनों बहुत ही जायकेदार खाना बनाती हो, आज हमें भी बनाकर खिला दो। वो काफी ज्यादा बरसात हो रही है ना, तो हम रात का डिनर सुबह का नाश्ता यहीं करेंगे। सुनते ही तीनों बहू दांत पीस लेती हैं और रेशा गुस्से में, हाँ हाँ क्यों नहीं प्यारी ननद जी से, अपना ही घर समझो आप, आखिरकार हमारे यहाँ होटल जो खुला रखा है। सच में ये तो मानना पड़ेगा, हमारी बीवी लजीज खाना बनाती है कि तुम दोनों खाओगी तो उंगलियां चाटती जाओगी। इतना भी मुंह के मिट्ठू बनने की जरूरत नहीं है माहिर जी। भाभी, फिर तो हमें अपने हाथों का कुछ बढ़िया चटपटा तीखा सा बनाकर खिला दो। बढ़िया सा बेसन का चीला और मलाई मार के चाय बना लीजिए और नमकीन भजिया भी। भड़कते मिजाज में दोनों रसोई में लौटकर खाना बनाना चालू करती हैं। जानबूझकर दोनों खराब नाश्ता बनाकर खिलाती हैं। अरे भाभी, ये कैसा जला हुआ चीला बनाए हैं, पूरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया। वो ननन जी, रसोई में बारिश का टपका लग रहा है ना, इसीलिए तवे पर पानी पड़ गया और चीला जल गया पलटने में। अरे बहू, रसोई में राशन का हड़ताल तो नहीं पड़ गया? एक चीला खराब हो गया तो दोबारा बना देती, घर आए मेहमानों के आगे नाक कटवा दी। पर माँ जी, आप ही तो कहती है ना, अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, इससे रसोई में से बरकत जाती है। कुमकुम मनोरमा को जैसे कायदा याद दिलाती है तो वो चुप लग जाती है। ऐसे ही टाइम गुजरता है, जिसके साथ दोनों बहू को पता चलता है कि वो 2-3 महीने गर्भवती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको भारी पहनावा, भारी ज्वेलरी पहनकर रहना पड़ता है और उनका ज्यादातर टाइम भी खाना बनाते बनाते कट जाता है, क्योंकि ससुराल में हमेशा रिश्तेदारों की भीड़ भाड़ लगी रहती थी, जिसके चलते रसोई का चूल्हा ज्यादातर जलते रहता था। वहीं भपके में ज्यादा वक्त चूल्हे के आगे बैठने से दोनों के शरीर पर काफी दाने और रैशेज निकल जाते हैं। नितिन, प्लीज माँ जी को समझाओ कि वो मेहमानों को घर में बार बार आने के लिए मना करे। हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, हमें ठीक से रेस्ट नहीं मिलता, पूरा दिन रसोई में निकल जाता है। शिप्रा, तुम क्या चाहती हो, हम सबसे रिश्तेदारी तोड़ लें? अब मेहमानों का मुंह खोलकर थोड़े ना घर में आने से मना कर देंगे। नितिन शिप्रा के पूरे शरीर पर दाने निकले हुए देखकर भी नजरअंदाज करके चला जाता है। वहीं बारिश में ज्यादातर वक्त बेचारी दोनों बहू का बावर्ची खाने में पकवान बनाने में गुजर जाता है और वहीं खाली समय में कभी उन्हें ओखली में मसाले कूटना पड़ता, चक्की में गेहूं पीसना पड़ता, सिलबट्टे में मसाला पीसकर जार में भरना पड़ता। वहीं बारिश में बाहर जाकर खत्म हुई चीज खुद जाकर लाना पड़ता है। ससुराल की रसोई की दोहरी रिवायत को देखकर दोनों परेशान हो जाती हैं। एक दिन बारिश में, हे भगवान, पूरा का पूरा रोड ऐसा पानी में डूबा पड़ा है, ऊपर से इस भारी भरकम घूंघट में दिखाई भी नहीं दे रहा। रेशा डरते डरते फूंक फूंक कर एक एक कदम आगे रखती है। तभी उसका पैर गड्ढे में मुड़ जाता है और गिरते हुए वो चिल्लाती है, मेरा पैर। बेचारी किसी तरह लड़खड़ाते हुए घर आती है। देवरानी जी, तुम ऐसे लड़खड़ा क्यों रही हो?
गिर तो नहीं गई? हे भगवान, तुम्हारे पैर में तो नील पड़ गया है, नस चढ़ गई है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा ससुराल जहाँ बहू की इतनी ज्यादा बेकदरी हो। मैं ना रसोई में किसी चीज की सहूलियत है, ना ही कोई चीज खत्म हो जाने पर ला कर देता है। जब जाएंगी बेचारी बहू ही बारिश में बाहर से सामान लेकर आएंगे और ये घर में रहकर शेख ही बघारेंगे। बस बहुत हो गया, मैं अपने मायके जा रही हूँ। गुस्से गुस्से में रेशा अपना सूटकेस पैक करके जाने लगती है। वहीं पूरा ससुराल खाने की मेज में उपस्थित था। अरे छोटी बहू, ये तू कहाँ जाने को निकल पड़ी हमसे पूछे बगैर? मुझे आपसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के मेहमानों का आदर भाव करने के लिए मैं अपने बच्चे को दांव पर नहीं लगा सकती। अब खुद ही अपने मेहमानों की खिदमत कर देना, और अब मैं तभी आऊंगी जब इस ससुराल की रसोई पक्की होगी और मेहमानों का आना जाना कम होगा। रेशा का गुस्से में लिया फैसला सुनकर ससुराल वाले बस आंखें जमा कर देखते ही रह जाते हैं। तभी शारदा कहती है, ठहर जा बहू, तेरे अंदर इस खानदान का चिराग पल रहा है, तो इस घर से ऐसे नहीं जा सकती। माँ जी, बहुएं जब से ब्याह कर आई हैं, उन्होंने हमेशा इस खानदान का मान रखा है और जब भी घर में मेहमान आए उन्होंने उनकी आवभगत की और रसोई को जलाए रखा। अब उन्हें सेवा पानी की आवश्यकता है। मनोरमा अपनी बहू की परिस्थितियों को समझती है और उनकी बातों को स्वीकार करती है। साथ ही उन्हें खुला पहनावा पहनने की इजाजत दे देती है, जिससे अब तीनों बहू को छोटे ससुराल की बड़ी रसोई में पूरा दिन खाना बनाने से छुटकारा मिल जाता है।